स्वागत है आपका लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आज 23वां स्थापना दिवस है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। टीएमसी की स्थापना 1 जनवरी 1998 को तत्कालीन सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को सत्ता से बाहर करने के लिए हुई थी, लेकिन 10 साल के लगातार राज करने के बाद आज टीएमसी खुद को बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट के चक्रव्यूह में घिरी हुई पा रही है। विधायकों का टीएमसी से पलायन ने ममता को मुसीबत में डाल दिया है और ऐसे में वह अपने कुनबे को संभालने में लगी हुई है। बीजेपी राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज हम टीएमसी के वजूद और सत्ता संघर्ष को सियासी कसौटी पर परखेंगे और बंगाल के सियासी बिसात पर तमाम दलों के चालों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 23 साल पहले आज के ही दिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन मां माटी मानुष का नारा बुलंद करके पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली टीएमसी आज खुद को सियासी बवंडर से घिरी पा रही है। लेफ्ट फ्रंट के दांत खट्टे करके बंगाल में 10 साल तक एक छत्र राज करने वाली ममता अब 2021 के विधानसभा लेफ्ट और कांग्रेस के राजनीतिक दबाव तो झेल ही रही है, साथ में बीजेपी के चुनावी अश्वमेध यज्ञ को जहां रोकने की कोशिश में भी जी जान से जुटी है। बीजेपी ने मिशन बंगाल के तहत दिग्गज सिपहसालार राज्य में तैनात किए हैं। सूबे में 200 प्लस सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए बीजेपी ने एक तरफ अपनी टीम 11 को बंगाल की रणभूमि में उतारा, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद भी मोर्चा संभाल लिया है और अब हर महीने बंगाल दौरा करने की रणनीति बनाई है। बंगाल की राजनीति को बखूबी समझने वाले और कभी ममता बनर्जी के जीत का प्रबंधन देखने वाले मुकुल रॉय अब बीजेपी खेमे में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बंगाल में कमल खिलाने के लिए मोर्चा संभाले हुए है। इसी का नतीजा है कि टीएमसी से विधायकों का पलायन लगातार जारी है। इसके अलावा बीजेपी टीम के 11वें खिलाड़ी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष है, जो लगातार ममता के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की बगावत और टीएमसी विधायकों का बीजेपी का दामन थामना ममता की चिंता को बढ़ा रहा है। उधर कांग्रेस और सीपीएम ने अचानक विश्वास मत की मांग कर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। तृणमूल कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में जाने वाले विधायकों पर दोनों पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 3 दशक से पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज लेफ्ट का सफाया कर दिया था। इस बीच बीजेपी धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी रही। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ खास गुल खिला न पाने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 42 में से 18 सीटें जीतकर चौंका दिया था। 2019 में पश्चिम बंगाल की 40.2% जनता ने वोट किया, जिसकी वजह से भाजपा को 18 सीटें मिली। No, to make Bengal stronger is a good idea. But whether Trinamool can do it or not is a question mark. With the present policies, in the present way of functioning, any sensible man can doubt whether TMC can do it. वहीं 2019 में ममता बनर्जी की टीएमसी को बीजेपी से सिर्फ 4 ज्यादा यानी 22 सीटें मिली थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी का कुल 42 में से 34 लोकसभा सीटें मिली थी। 2014 में टीएमसी का वोट शेयर 39.7% था। 2019 में ये आंकड़ा 43.3% हो गया। राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी अब निर्विवाद रूप से नंबर 2 की पार्टी बन चुकी है। वहीं अब बीजेपी की नजर राज्य में नंबर 1 पार्टी बनने की है। इसी कवायद में अमित शाह बंगाल के दौरे पर पहुंचे और देखना है कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात आज होगी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि उनका आज 23वां स्थापना दिवस है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की और 23 बरस पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो इसका उद्देश्य था वो वाम मोर्चा को जड़ से उखाड़ फेंकना था। हालांकि 34 साल के शासन को हटा देना, उखाड़ कर फेंकना और अपनी सरकार बनाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ममता बनर्जी के लिए थी। लेकिन इस 23 सालों में क्या खोया, क्या पाया, और साथ ही इस 23 साल के कहीं ना कहीं इस संघर्ष को हम किस तरह से आंकेंगे, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, विशेष संवाददाता है जनसत्ता के। कृपा शंकर चौबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुश्री मुखर्जी जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी की नेता हैं। और साथ ही हमारे साथ जगन्नाथ सरकार जी हैं, जो कि लोकसभा सदस्य हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ शुभम गांगुली जी भी हैं, जो कि टीएमसी के समर्थक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा शुभम जी आपसे है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि 23 साल हो गए आपकी पार्टी के स्थापना दिवस आज आप मना रहे हैं, और ये 23 साल का जो वक्त है, जो 23 साल का संघर्ष है, इसे कैसे आंकते हैं आप? देखिए, 1997 साल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिष्ठा ममता बनर्जी ने किया था, क्योंकि उनको ये लगा था कि बंगाल की कांग्रेस पार्टी सीपीएम की बी टीम बन गई है, सीपीएम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है और वो सीपीएम के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चल रही है। तो इसीलिए ममता बनर्जी और 2 अदर एमपी कांग्रेस के वेस्ट बंगाल के अजित पाजा और कृष्णा बोस निकलकर पहली बार तृणमूल कांग्रेस की प्रतिष्ठा हुई। ये जो हमारा सिंबल है, ये जो घास के ऊपर ये जो हमारे 2 फूल है, ये इस चिन्ह को लेकर ममता बनर्जी सीपीएम के उस सरकार के खिलाफ लड़ी और 34 साल की ये ऑपरेसिव रूल को ममता बनर्जी ने 2011 साल में बंगाल के मामाटी मानुष का आशीर्वाद लेकर उन्होंने उनको उखाड़ फेंक दिया। अगर आप देखेंगे कि 2019 साल में अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे सीट 34 से घटकर 22 हो गए हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि 2014 साल में जहां हमारा वोट शेयर 39.7% था, वो 2019 में बढ़कर हो गया है 43 कुछ शतांश। तो द पीपल ऑफ बंगाल, बंगाल के मामाटी मानुष तृणमूल कांग्रेस 34 साल के शासनकाल को आपने उखाड़ फेंका, लेकिन जो 10 साल का शासनकाल रहा ममता बनर्जी का और अभी चल रहा है, उस पर सेंध लगाने के लिए बीजेपी लगातार जुगत में है और लगातार ये कहा जा रहा है कि 200 प्लस सीटें इस विधानसभा चुनाव में हम जीत कर रहेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद है, लेकिन अभी रुक करते हैं जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ सरकार जी, सवाल इस बात को लेकर है, आखिर जब 34 साल के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ और ये कोशिश की गई, कोशिश कामयाब भी हुई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि हम तो 200 प्लस सीटें जीतेंगे जी? तो जगन्नाथ जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ। जगन्नाथ जी, लगातार ही कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 200 प्लस का नारा किस आधार पर दिया जा रहा है? हाँ, बोलिए जी। चलिए, लगता है आप तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। अनुश्री मुखर्जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, बीजेपी के नेता। अनुश्री, ये सवाल मेरा आपसे है जी। क्योंकि इतना लोग तंग आ चुके हैं टीएमसी सरकार के साथ, इतना तोलाबाजी, इतना करप्शन, लोग अब पूरा टीएमसी सरकार उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और एक एक आदमी से आप पूछिए, आप अगर कॉमन मार्केट से, जनगण से आप पूछिए, तो वो लोग हर कोई बदलाव चाहते हैं। बंगाल एकदम बदलाव के लिए एकदम रेडी है। और अमित शाह जी जब आते हैं तो इतना जनसभा सैलाब जो आते हैं, देख के ही लगता है कि लोग चेंज, एक बदलाव चाहिए।
और लोग चाहते भी हैं। और हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी कितना कुछ किए हैं जो बंगाल में नहीं पहुंचा, इतना योजनाएं दिए हैं, कुछ बंगाल में नहीं पहुंचा, जो भी पहुंचा आप लॉकडाउन के टाइम भी देख लीजिए, अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें भी जो सेंट्रल से आ रहा है वो अपना नाम से वितरण हो रहा है। सेकेंडली आप वो लोग आप अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड भी जो हम लोगों का आयुष्मान भारत उसको भी नाम बदल के दे रहे हैं, वो भी उसमें भी इतना घोटाला, कोई चीज अगर आप देखें वहाँ ठीक से नहीं चल रहा, लोग बिल्कुल तंग है, रोजगार के मामले में भी कुछ नहीं है, लोग बेकार बैठे हैं। हाँ, तो आप लोगों ने तो बोला था ना, आप लोग पैसा दे के आप देखिए पैसा दे के क्लब में बोला था ना, आप लोग 75 लाख जॉब देंगे, बेकार तो हो उस चुके चीज हैं। से आप लोग बैठ कर क्यों किया? क्या बोल रहे हैं, सब चीज नहीं, लगातार इस तरह के चलिए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि जो केंद्र की तरफ से योजनाएं हैं ममता बनर्जी उसको लागू नहीं करती है और यही वजह है कि जो लाभ है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दीपक जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस है, अपना स्थापना दिवस तृणमूल कांग्रेस मना रही है, लेकिन इस बीच वो नेता जो कि तृणमूल कांग्रेस को एक्स्टैब्लिश करने के लिए आगे बढ़े या फिर यूं कहे कि उसके साथ रहे, वो नेता अब उसका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे मुकुल रॉय की बात करें, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, बड़े नेताओं की मैं बात करें जो कि एक बड़ी सीटों पर वर्चस्व अपना रखते हैं, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए, शुभेंदु जो चले गए, शुभेंदु के भाई भी अब जाने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कुछ दिन बाद उनके पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जो बातचीत चल रही है उन लोगों की। शुभेंदु ने अपने बड़े भाई के बारे में ऐलान भी कर दिया है कि वो जल्दी भाजपा में आ जाएंगे। वजह वो ईगो टसल का मामला है वहाँ तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस में जब से अभिजीत बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भाई भतीजे हैं, भतीजे बिल्कुल, उन्होंने जब से कमान धीरे धीरे उनके पास पार्टी की कमान आती जा रही है, वैसे वैसे जो पुराने नेता हैं जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया है, जैसे शुभेंदु का परिवार जो है वो उस इलाके में जो नंदीग्राम वाला बेस वाला इलाका है, उस इलाके में वो काफी एक्टिव रहा है, काफी सक्रिय रहा है और उन लोगों ने बेस तृणमूल का आधार मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाई है। अब जो है ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या उस टीम को लगता है, उस कोर टीम को, कि हमने एक पैरेलल वहाँ पार्टी खड़ी कर ली है, हमने अपनी ताकत वहाँ जो है बना ली है, तो वहाँ के जो नेता हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि जो शुभेंदु गए थे, शुभेंदु जिस दिन शुभेंदु ने ज्वाइन किया भाजपा, उस दिन तृणमूल कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता, मतलब उनकी संख्या 2-4 हजार 5 हजार के आसपास थी, लेकिन जो आशंका थी कि उनके जो है 1-1.5 लाख समर्थक या 2 लाख समर्थक जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं वो चले जाएंगे, वो उस दिन नहीं गए। अभी जो अगली कतार जो जाने वाली है उसमें भी अभी तक 5,000 कार्यकर्ता जाने वाले हैं। तो ये जो बूथ लेवल के वर्कर्स हैं, इनकी जो शिफ्टिंग हो रही है, इनकी शिफ्टिंग बीजेपी के फेवर में, अब अगर तृणमूल से तोड़ करके जाने वालों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत उस तरह से नहीं है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि नहीं जी, हमारा बेस कम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि तृणमूल कांग्रेस, ये जो संकेत उभर के जा रहा है, इसका मतदाताओं के मन में क्या असर पड़ रहा है? मतदाता के मन में असर ये हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में टूट हो रही है और बड़ी टूट हो रही है। इसको तृणमूल कांग्रेस कैसे रोकेगी, ये बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है, कृपा शंकर चौबे जी, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिखाई दे रही है, एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो तृणमूल का साथ छोड़कर अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं, या फिर यूं कहे कि पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, क्या ममता का साम्राज्य फिलहाल खतरे में देख रहे हैं आप? चुनौती है, लेकिन इसको नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी एक ऐसी व्यक्ति है, वे कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की मात्र चेहरा थी, और जिस समय कांग्रेस का हुआ था
में सीताराम उसके अध्यक्ष थे। जी जी। उसी दौरान करना, और जिस तरह से एक संस्कृति राजनेता है, तरह से वे कहती थी लाखों की भीड़ में, और अभी राउंड कूलर राजनेता वही है। और ये कहना कि तृणमूल, दार्जिलिंग तृणमूल, इस तरह से, और जनता उनका अनुगमन करती थी। ममता वह राजनेता लाठियां खाई शासन काल में, अपनी सीढ़ी उन्होंने खुद बनाई, तो जनप्रियता के साथ तो सरकार ने काम काटा। इधर दिक्कत यह हुई कि वे मुकुट जैसे सांगठनिक दक्षता वाले राजनेता और भाजपा को निश्चित रूप के जाने के बाद ही मैंने इस तरह से क्राफ्ट किया। पीठ में भी एक शिल्प की, जो कि देखिए 18 संसद भाजपा के पास यह भी नहीं, बंगाल भाजपा के पास नहीं। अगर आपके पास चेहरा होता तो क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। लेकिन यह भी सही है, जिस तरह से भगदड़ मच रही है उसमें भाजपा की संभावनाएं बहुत बढ़ी हुई है। भाजपा सबसे बिल्कुल। इस भगदड़ की मुख्य वजह क्या माना जाए, ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल बन जाता है। यही सवाल मेरा जगन्नाथ सरकार जी आपसे है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मच रही है और बीजेपी की तरफ जो नेता है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? ध्यान रखना चाहिए। चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल यहाँ पर शुभम गांगुली जी आपसे है। जिस भगदड़ की बात अभी ब्रेक पे जाने से पहले की जा रही थी, कृपाशंकर जी कह रहे थे कि जिस तरह से भगदड़ मची हुई है टीएमसी में, क्या इसकी मुख्य वजह मानी जाए? क्या वजह है कि टीएमसी में लगातार नेताओं की भगदड़ मची हुई है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, वो भी विधानसभा चुनाव से आने पहले? सुनिए, ये चीज है कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को अटैक करती थी शारदा और नारोदा को लेकर। वो जो शारदा चिट फंड स्कैम था, नारोदा स्टिंग ऑपरेशन था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आक्रमण करती थी। लेकिन अब नारोदा स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो भारतीय जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल से डिलीट हो गया है। क्यों डिलीट हो गया है? क्योंकि शोभन चैटर्जी, मुकुल राय, शंकुदेव पंडा और शुभेंदु अधिकारी सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो नारदा में अक्यूज थे वो अब बीजेपी के लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस एक शुद्धिकरण के मौके प्रस्तुति से जा रही है। एक शुद्धिकरण हो रहा है तृणमूल कांग्रेस में, और जो गंदगी तृणमूल कांग्रेस से निकल रहा है उनको भारतीय जनता पार्टी अपने सर पे रखकर नचा रही है, सोच रही है कि इनको लेकर वो ठीक है। अनुश्री का रुख कर लेते हैं। अनुश्री, सवाल इस बात को लेकर है, अभी शुभम गांगुली कह रहे हैं कि जो नेता टीएमसी में होते हैं वो भ्रष्टाचार के पुतले बता दिए जाते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो वो कैसे इतने शुद्ध हो जाते हैं? इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जो मजबूत पार्टी है, उसी में सब आना चाहते हैं। चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, सब भाग के आना चाह रहे हैं। क्योंकि अब टीएमसी में कोई कुछ नहीं है, अभी उस पार्टी में कुछ बाकी नहीं है। खाली अभिषेक बैनर्जी है। इसी के चलते इतना पार्टी खराब चल रहा है और लोगों में बदलाव का रूप चलाया है। इसीलिए सब चाहते हैं बदलाव, और ममता सरकार की ये जो पुष्टिकरण माइनॉरिटी के प्रति, ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि वो लोग को भी अब समझ में आ गया है कि टीएमसी ये सब दिखावे के लिए करते हैं, कुछ असलियत में कुछ नहीं करते, कुछ लोगों का फायदा के लिए ही खाली कर रहे हैं। बाकी आम जो जनता है, आम जो आप माइनॉरिटी, ठीक है
ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि टीएमसी में लगातार भगदड़ देखी जा रही है, नेता टीएमसी को छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या बीजेपी के संघर्ष के आगे पस्त हो गई है क्या टीएमसी? सारी इंडिया में जो भाजपा जहाँ जहाँ है वो सेंट्रल में है, वो उधर से उन्नयन है। मेरा जो स्लोगन है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसीलिए हमारा उन्नयन देखकर वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने के लिए वो जो अलग दल है उधर से सब दल से भाजपा में आ रहा है। इधर बेंगलुरु में पूरा वो जो तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स इतना ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए जनता तो नाराज है। इसीलिए वो भाजपा ऐसा पार्टी है, वो सबसे लेकर चल रहे हैं। ये किसी को अकेला है, धर्म के आधार पर, जात पात के आधार पर नहीं है, उन्नयन का पॉलिटिक्स कर रहा है। इसीलिए इस दल में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहाँ भी रोक नहीं का कोशिश किया। जहाँ जहाँ भाजपा पाए उधर में निरपेक्ष चुनाव होता है, और बूथ दखल भी नहीं होता है, और लुटतराज गुंडागर्दी नहीं है, गुंडा राज खत्म होता है, और खत्म करने वाला भाजपा जो है, ये सोच सारी बंगाल का आदमी सोच लिया है। इसीलिए तृणमूल सरकार भाजपा में शामिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन कृपा शंकर जी, सवाल इस बात को लेकर कि क्योंकि मिशन बंगाल में बीजेपी लगातार लगी हुई है और तमाम मुद्दे जिसका जिक्र अभी जगन्नाथ सरकार जी कर रहे थे, क्या इस बीच आपको लगता है कि ममता बनर्जी हैट्रिक लगा पाएगी जीत की? अगर हाँ, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा उनके लिए? जरूर है चुनाव के लिए आना। इसकी भाजपा के जिस कद के नेता हैं, वे स्थापना काल से जुड़े हैं तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने में, जैसा कि दीपक बता रहे थे, नंदीग्राम को उन्होंने उल्लेख किया था, तो नंदीग्राम के उस संघार को मैंने कवर किया है, और उसमें इतना मुश्किल था वहां, यह ध्यान रखना चाहिए। भाजपा निश्चित रूप से टक्कर में है, लेकिन भाजपा को हमेशा याद रखना हो कि उसके पास अपने चेहरे नहीं थे कद के, उन्हें मुकुल राय पर निर्भर करना पड़ा, या शुभेंदु को लाना पड़ा, या और भी लोगों को लाना पड़ा। नंबर एक। दूसरी चीज यह है कि ममता एक किंवदंती राजनेता रही, और उनको किंवदंती राजनेता बनाने वाला वहां का लेखक समुदाय, जो परिवर्तन का नारा था, कांग्रेस का जो नारा है पार्टी का, मां एक सांस्कृतिक नारा है, और जितने वहां संस्कृति करनी है, देखिए महाश्वेता देवी लेकर, महाश्वेता देवी कितनी बड़ी वे खड़ा हुई थी, सारे लेखक खड़ा हुए थे। तो जो परिवर्तन था उसके पीछे नरसंहार था, सिंगूर में तापसी मलिक के, उसके बाद से बुद्धदेव प्रचार भी एक संस्कृतवान मुख्यमंत्री थे, नाटककार थे, और जिस तरह से आज बहुत लोगों की ताकत ममता की, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ममता के धुर विरोधी थे, उनके इलाज के लिए तो किस तरह ममता खटती हैं, वो वेलव्यू अस्पताल में बार बार जाकर खोज कर लेती हैं। इस तरह से देखिए, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले सुमित्र चटर्जी जैसा फिल्म अभिनेता, भारत का किंवदंती फिल्म अभिनेता, उनकी अंतिम यात्रा पर जो लगातार ममता के विरोधी थे, किस तरह से शव यात्रा में शरीक होते, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वही बंगाल है जो संस्कृति को सबसे ऊपर रखता है। 1905 में जब बंग भंग हुआ था, उस समय भी उसका नेतृत्व टैगोर ने किया। अभी निकट अतीत तक हमने देखा कि किस तरह सुभाष मुखोपाध्याय सड़कों पर उतर आते थे। तो जो पार्टी सपना देख रही है, उसे अपनी एक ठोस सांस्कृतिक नीति, संस्कृत के मोर्चे पर उसे बहुत सक्रिय होना होगा। ठीक है,
एक छोटा सा सवाल हम शुभम जी से ले लेते हैं। शुभम जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी कृपा शंकर जी कर रहे थे कि माँ माटी और मानुष के नारे को लेकर आगे बढ़ी थी ममता बनर्जी, लेकिन क्या वाकई लगता है कि वो नारा कहीं पीछे छूट गया है? अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे जगन्नाथ सरकार जी, वो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लोग त्रस्त आ चुके हैं ममता बनर्जी के शासन से। यही वजह है कि जो नेता है वो पहले छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं और उसके बाद जो जनता है वो भी बीजेपी का समर्थन करेगी। क्या वाकई ऐसा है क्या? हाँ, जगन्नाथ सरकार जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रही है कि कोलकाता पूरे देश कृपा शंकर जी मैं आऊंगी आपके पास सबसे सुरक्षित शहर है। मैं जगन्नाथ सरकार से पहले लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। सेकंड प्रश्न, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों ना खड़े हो? बीजेपी के तमाम जो नेता है उनकी हत्या कर दी गई, कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जो चुनाव है वो किस तरह से होते हैं ये भी आपको पता है, आप भी जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों ना खड़े हो सर? लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहा है, 136 का खत्म कर दिया, बीजेपी के नेताओं ने के प्रयास कर रहा है, लेकिन पब्लिक इधर में सोचते हैं ये क्या है, वो हम तो पहले ही गलत किया। वो तृणमूल का प्रतिष्ठा में ममता बनर्जी नहीं था, वो मुकुल राय था, वो प्रतिष्ठा था, वो आ गया। ये लोकतंत्र तो नहीं है, वो पारिवारिक का तंत्र है, इसीलिए वो भाजपा का बचाने के लिए वो सारी कार्यकर्ता को हटा नहीं, अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है शुभम जी, ठीक है। जगन्नाथ सरकार जी मैं लौटूंगी आपके पास। शुभम जी एक बात मुझे बताइए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो फिर क्यों ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ हो रही है? अगर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं, अगर नड्डा जी जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है। बंगाल में लोकतंत्र है, बंगाल की तृणमूल कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जो आना चाहता है आ सकता है बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन अगर कोई बंगाल में आकर बंगाल में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बंगाल में रायट फॉर्मेट करेगा, तो बंगाल की सरकार और बंगाल की जनता उनको छोड़कर बात नहीं करेगी। उनको बंगाल की नहीं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप बताइए ना शुभम जी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? अगर दूसरी पार्टी के नेता जाकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? तेलिनीपाड़ा में जब रायट हुआ तब वहाँ पे जो अरेस्ट हुए वो ज्यादातर बीजेपी कर्मी थे और ये यूनिवर्सिटी का एक स्टडी है कि वो जो कहती है कि अगर देश के किसी कोने में कहीं दंगे हुए तो अगर एक पार्टी को फायदा होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आकर बंगाल में आकर ममता बनर्जी को डर लग रहा है क्या? ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है क्या? किसी को कुछ डर नहीं लग रहा। तृणमूल कांग्रेस तो क्यों ये तमाम नेता एक के बाद एक नेता आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? कांग्रेस एक शुद्धिकरण के दौरे से जा रही है और जो करप्ट लोग जिनका इमेज खराब नहीं, ये नेता क्यों जा रहे हैं शुभम? छोड़ रहे हैं। नहीं, मुझे ये समझाने की कोशिश करें आप कि ये नेता आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? टिकट नहीं मिलेगा तृणमूल कांग्रेस से, ममता बनर्जी उनके सर पर हाथ नहीं रखेगी। तो इसी वजह से वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है। जी चलिए ठीक है, इस पे हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल यहाँ पर दीपक रस्तोगी जी आपसे है, क्योंकि अगर हम देखें कि 34 साल के शासन को उखाड़ फेंका था ममता बनर्जी ने और लगातार तकरीबन 10 साल तक उन्होंने मेहनत की और उसके बाद जिस तरह से सत्ता में वो वापस आई, सत्ता बनाई, पहली महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की बनी ममता बनर्जी। 2011 में उन्होंने सरकार बनाई और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन ये तीसरी बार जीत पाना इतना मुश्किल ममता बनर्जी के लिए क्यों लग रहा है? क्या वजह ये माना है क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जैसे कि 42 सीटों में से 18 सीटें अपने नाम की, क्या एक डर की वजह ये भी कहा जा सकता है क्या? देखिए, इसमें ममता बनर्जी
को चुनौती कड़ी मिल रही है राजनीतिक तौर पर, इसमें कोई शक नहीं है। जो स्थितियां वहां दिख रही हैं, भाजपा बहुत एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है और भाजपा हर दांव आजमा रही है वहां पर बंगाल में। लेकिन यहाँ हमें एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी की एक अपनी खासियत है राजनीति करने की। वो जिस आंदोलन के जरिए उठी हैं, जिस तरीके से उन्होंने वो पार्टी खड़ी की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई जन नेत्री वाली, वो लोगों के बीच में जाती हैं। आज भी ममता बनर्जी अपने ब्लॉक स्तर, मोहल्ला स्तर के कार्यकर्ताओं के सीधे संपर्क में रहती हैं, पब्लिक के बीच में वो घूमती हैं। वो आज भी वो किसी जिले की दौरे पर हैं, ब्लॉक के दौरे पर हैं, वहाँ समीक्षा बैठकें करती हैं, जनसभाएं करती हैं। तो वो जनता के साथ उनका संपर्क बहुत बढ़िया है। अब ये है कि संपर्क नहीं, सवाल इस बात को लेकर ही है ना। एक सवाल यहाँ पे कृपाशंकर जी आपसे है कि अगर जनता के साथ ममता बनर्जी का संपर्क इतना बेहतर है, इतना बढ़िया है, तो आज ये बंगाल की स्थिति क्यों है? अगर वीवीआईपी कल्चर होता पश्चिम बंगाल में, जिसका जिक्र अभी वो कर रहे थे दीपक जी, लेकिन वहां पे तो ऐसा है नहीं। वहां पे तो जमीनी स्तर के नेता हैं और जमीनी स्तर पर जाके बैठकें कर रही हैं। फिर भी बंगाल की जो स्थिति है, क्या वो लगता है कि बेहतर है? 10 साल में उतना परिवर्तन हो पाया जितना होना चाहिए था? किया है उन्होंने, विकास हुआ है कन्याश्री योजना के लिए, और इसके अलावा साइकिल की खुराक भी, ये सब है, 1000 साइकिलें बटी है। लेकिन उस कार्यकर्ता स्तर पर कट कमीशन, कट मनी, थोड़ी बदनामी भी हुई, नाम हुआ है, बदनामी भी हुई। दूसरी चीज यह है कि जो उनके भतीजे को लेकर, अभिषेक को लेकर के में संतोष था, वो स्वाभाविक था। शुभेंदु बहुत पहले से राजनीति अब दूसरे लोग, इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके नई पार्टी बनाने की ममता की यात्रा के जो सहयात्री बने थे, बचा के न रख पाना यह गलती। लेकिन ममता की कई विलक्षण उपलब्धियां भी थी। देखिए, गोरखालैंड शांत है और अब कोई आंदोलन नहीं हो रहा है वहां। ममता बनर्जी के ठीक पहले जिनका शासन था, भट्टाचार्य, उनका प्रतिदिन खबरें आती थी। पालगढ़ में माओवादी हमला, बिजलीपुर में हुआ, वह मामला भी शांत। और लेकिन ये है कि एक तो सार्वजनिक दृष्टि से थोड़ी बहुत जो एक बड़े जन नेता जो अहंकार है, शायद यह भी ममता की तरफ आ गया है। क्योंकि अगर वे चाहती तो मुकुल राय को, और अभी जो तृणमूल कांग्रेस आरोप कि भाजपा के आने से वो असाम्प्रदायिक उभार होगा या हिंदुत्व का उभार होगा, तभी गलत। हिंदुत्व के लिए जिस पर चित्रा फोड़ा जाता है, आरएसएस की स्थापना की तो 100 साल और उसके बहुत पहले ऋषि अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद सन्यासियों की गाथा है। उसके भी पहले द्वारिकानाथ टैगोर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस रही है। एक हिंदुत्व की पहले भी रही है, अंडर करंट रहा है। और जितने बड़े राजनेता रहे, चाहे सोमनाथ चटर्जी, उनके जो पूर्वज थे वे हिंदू महासभा से जुड़े। ठीक है, जगन्नाथ सरकार जी का एक बार रुक कर लेते हैं। जगन्नाथ जी, सवाल इस बात को लेकर है, अगर 200 प्लस सीटें जीतने का दावा भाजपा कर रही है, तो चुनौतियां कौन कौन सी है भाजपा के सामने? देखिए, ये 200 से ज्यादा 200 प्लस सीट मिलेगा। इसीलिए है सारी बंगाल में जनता अभी तो भाजपा का साथ आ रहा है। जो बाकी है तृणमूल तो लीडर, वो आने के लिए पूरा तैयार है। वो सबको ले लेंगे तो ममता भी आ सकते, ऐसा माहौल है बंगाल का। वो जान लिया इधर में भाजपा जा रहा है, आने वाला भाजपा आ रहा है और टीएमसी जा रहा है। ये सोच सारी बंगाल में आ गया। इसीलिए उधर में कोई लोकतंत्र नहीं है। वो वहाँ प्रशासन और टीएमसी के पुलिस कैडर बन गया। वो विचार विभाग का वो जो राय
है वो राय का टोकराते हैं हर टाइम में। वो उधर का एक आदमी का पार्टी है, वो पारिवारिक पार्टी है, परिवार तंत्र है। इसीलिए उन्नयन का कोई काम नहीं किया। वो जो किया वो हिंसा का तनाव बढ़ा दिया। उधर में वो मातृ समाज को वो जो धर्षण सबसे ज्यादा है, वो उधर में जो बोमा बंदूक के कारखाना हो रहा है, वो जोंगी सबसे ज्यादा उधर मिलते हैं। इसीलिए तो पब्लिक पूरा सोच लिया ममता बनर्जी वो भारत का लीडर, भारत का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का स्वराष्ट्र मंत्री, बंगाल आने के बाद ममता बोल रहा है ये बाहर वाला आदमी है। लेकिन वो फिर जो लोकसभा चुनाव टाइम में वो बांग्लादेश का जो एक्टर है वो ले आकर प्रचार किया। बांग्लादेश का एक्टर उनका घर वाली है और हिंदुस्तान का स्वराष्ट्र मंत्री वो प्रधानमंत्री वो बाहर वाली है, ये सोच है। इसीलिए पब्लिक पूरा सोच लिया ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को, श्यामा प्रसाद जी को बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए पूरा काम कर रहा है। इसीलिए बंगाल का आदमी सारी टीएमसी के खिलाफ है। ठीक है शुभम जी, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास मिलेगा। जगन्नाथ जी मैं फिर आऊंगी आपके पास। शुभम जी सवाल इस बात को लेकर है, माँ माटी मानुस का नारा ममता बनर्जी भूल चुकी है, इस तरह का भी लगातार आरोप लग रहा है। बीजेपी ये कह रही है कि हम आएंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम 2014-2019 की बात करें तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, जिसका जिक्र आप अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बहुत बड़ा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें 2014 में आपका वोट परसेंटेज था 39.7% और 2019 में बढ़कर 43.3% हो गया। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि जिस उछाल के साथ बढ़ना चाहिए, क्या वाकई आपको लग रहा है कि उसमें सेंध लगाने में बीजेपी कामयाब हुई? सुनिए, एक चीज जो हुआ, जो बंगाल में एक बहुत पॉपुलर फ्रेज बन गया है, जहाई राम तहाई बाम। जो वामपंथी है वही बीजेपी के कैडर बन गए हैं। सीताराम येचुरी सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया, उन्होंने खुद कहा है कि सीपीएम के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम का लोग एक साथ लड़ रहे हैं कि उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम ममता बनर्जी को हराएंगे। लेकिन बंगाल की माँ, बंगाल की माटी, बंगाल की मानुस स्वास्थ्य साथी को देखकर वोट देगी, कन्याश्री को देखकर वोट देगी, वो लोग सबुज को देखकर वोट देगी, सबुज साथी को देखकर वोट देगी। वो ये दंगाबाज, ये लोग जो दंगे फसाद करने के लिए बंगाल में आ रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो गुजरात से आ रहे हैं और वहां का कल्चर बंगाल के ऊपर इम्पोज करना चाह रहे हैं, और वहां यहाँ पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को, हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक के बाद एक बीजेपी नेता आकर यहाँ पे अपमान कर रहे हैं, उनका इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना, सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो तमाम जो नेता आपकी पार्टी को छोड़कर आप बीजेपी में गए हैं, ये सब गुंडे बदमाश हो गए क्या? बीजेपी तो कह रही है कि ये लोग सब अच्छे हो गए। नहीं, आपकी पार्टी में जब तक थे तब तक तो बहुत सही थे, अब दूसरी पार्टी में चले गए तो ये खराब हो गए। ये नेता लोगों को तृणमूल कांग्रेस बहुत पहले से फेस की हुई है और अब टाइम आ गया है कि ये लोग अगर पार्टी में नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पार्टी विद्रोहियों से मुक्त हो गई, तो अभी तो और भी एक लंबी फहरिस्त है जो कि भागने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के हाई कमांड ने इसीलिए इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया है कि इन लोगों की आत्मा, इन लोगों का कॉन्शियस भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों के लिए बिक गया है। नहीं, निकाल दिया है, निकाल दिया है कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं निकाल दिया है? हम लोगों ने निकाल दिया है। हम लोगों ने उनको बोला था कि आप लोग को टिकट नहीं मिलेगा। और किसको निकालने वाले हैं? और किसको निकालने वाले बता दीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, और किसको निकालने वाले हैं सर, ये भी बता दीजिए। ये लोग अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आक्रमण करती थी, कहती थी कि तृणमूल कांग्रेस को शारदा स्कैम है,
तृणमूल कांग्रेस का नारदा स्कैम है, उन अक्यूज लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी कभी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना रही है, कभी कोलकाता जिले की ठीक है। ऑब्जर्वर बना अनुश्री रही है, अनुश्री कभी मुखर्जी जिद दे रही है। अनुश्री मुखर्जी जी यही कुछ तो- कहना चाह रही है और यही तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी बातों का जवाब देंगे अनुश्री। अनुश्री उनका वॉशिंग जी। मशीन बना लिया है उन लोगों ने कि जो लोग शराब लोग घुस रहे हैं, घास होके निकल रहे हैं, और अमित शाह कह रहे हैं ये मेरे छोटे भाई है, सुन लीजिए। ये मेरे दूसरे भाई है, ये मेरे तीसरे भाई है। ठीक है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए अनुश्री। अच्छा सुनिए, हमारा जो पार्टी है वो सबसे बड़ा पार्टी है ये विश्व में। ये जो टीएमसी से आना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। अगर ममता बनर्जी भी आना चाहती हैं तो इसमें हमारे लिए स्वागत है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, बीजेपी जो काम कर रहे हैं उनके वजह से हमारा जो पार्टी, हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनका जो काम है उनको देख के ही बंगाल के लोग अब तक आ चुके हैं ममता बनर्जी के काम से। ममता बनर्जी लोग जो सोचे थे कि 35 साल का सीपीएम का राज्य के बाद ममता बनर्जी टीएमसी लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं अनुश्री, सबका यही था। अनुश्री मैं अनुश्री एक एक महिला होने के सेकंड कारण अनुश्री जी, मैं भी- एक सवाल छोटा सा कि जो भी आए उसका भाजपा में स्वागत है, क्या कोई क्राइटेरिया है क्या कोई मापदंड है क्या कि कौन से नेता आएंगे तो उनको बीजेपी लेगी या नहीं लेगी? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे ऐसे भी नेताओं को बीजेपी ले लेगी? क्या जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे होंगे उनको भी बीजेपी ले लेगी क्या? ना बीजेपी में सबका स्वागत है, लेकिन बीजेपी एक मापदंड देख के ही ले रहे हैं पार्टी में। और सबको बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और डिसिप्लिन पार्टी है। जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको बीजेपी का इससे ही डिसिप्लिन चल के ही मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा मैं बोलूंगी सबसे समझदार मुकुल रॉय थे कि सबसे पहले वो पार्टी छोड़ के निकल गए। अब धीरे धीरे सब में समझदारी आ रही है, धीरे धीरे सब निकाल के। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मेरा में दीपक आ जी रहे से। दीपक जी सवाल इस बात को लेकर है, ये जो नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि लेफ्ट को छोड़कर कुछ नेता टीएमसी में भी आए और टीएमसी छोड़कर अब बीजेपी में आ रहे हैं। ये जो विधानसभा चुनावों से पहले या फिर कुछ चुनावों से पहले ये जो दल बदल की राजनीति होती है पश्चिम बंगाल में अक्सर देखने के लिए मिलती है और तमाम और राज्यों में भी देखने के लिए मिलती है जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं। लेकिन ये जो फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए कितनी हानिकारक है? ये देखिए, इसको हमको देखना होगा कि ये अभी तक 2 जिलों में तोड़फोड़ हुई है, उत्तर 24 परगना और ये मिदनापुर, जो शुभेंदु वाला इलाका है, और इसके पहले अर्जुन सिंह का इलाका है। और ये तोड़फोड़ बंगाल के जितने इलाके हैं उनमें से सिर्फ 2 जिलों में हुई है। बाकी जगह जो है भाजपा तृणमूल कांग्रेस के संगठन को कितना हानि पहुंचा चुकी है ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन अभी सामने ये 2 जिलों का मामला दिख रहा है। ये 2 जिले बड़े जिले हैं और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिले भी हैं, इसलिए ये चर्चा भी ज्यादा है कि वहां भाजपा की चुनौती बढ़ गई है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 17% वोट मिले थे, 17%। और वो वोट जब विधानसभा चुनाव आया 2014 के लोकसभा के बाद वाले में, तो वो वोट परसेंट गिर के 10% हो गया और इनकी जो सीटें थी वो 3 हो गई विधानसभा की। इस बार विधानसभा में भाजपा का जो वोट परसेंटेज है बढ़ा है, बहुत कुछ बढ़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस का जो वोट परसेंट है, मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि पब्लिक पर क्या असर हो रहा है, जनता पर क्या असर हो रहा है, क्या वो वोट परसेंट तृणमूल का जो वोट परसेंट है उसमें डेंट आया है? ये एक अहम सवाल है। भाजपा ने जो वोट परसेंट जो गेन किया है वो गेन किया है कांग्रेस की कीमत पर, वो गेन किया है लेफ्ट फ्रंट की वोट बैंक वोट की कीमत पर। एक जमाने में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का वोट अगर मिला दिया जाता तो ममता से बहुत ज्यादा था और वो उन दोनों का वोट परसेंट अब जो है 10% के अंदर है, दोनों का मिला करके। एक का 4 है और एक का 4.5 या 5 का है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो नुकसान हुआ है वोटों का, मैं कार्यकर्ताओं की बात,
वो वोटों का नुकसान किसका हुआ है और किसको फायदा हुआ है। तृणमूल ये कांग्रेस जो का हाल ही नुकसान में कहाँ ये है? जो दल बदल की राजनीति हुई है, एक छोटा सा सवाल मैं जगन्नाथ सरकार जी से ले लूं। जगन्नाथ जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी दीपक जी कर रहे थे कि बड़े नेता तो भाजपा में आ गए हैं, लेकिन जो वोट बैंक है क्या उस पर डेंट होगा तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक पर? यानी कि क्या वो जनता भी उन नेताओं के साथ भाजपा के साथ आएगी क्या जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं? देखिए, पहले तो जनता ही आ रहा है, नेता तो पीछे आ रहा है। वो देख लिया है पीछे में जनता नहीं है, जनता भाजपा के साथ में आ गया, इसीलिए नेता भी आ रहे हैं। वो उधर में इतना अत्याचार किया ना, इसीलिए वो उनका रिएक्शन होने के पहले वो इधर में आने वाला है। मन तैयार कर लिया, लेकिन सबको मैं ले नहीं पाएगा, इसीलिए वो टीएमसी का कोई आदमी लीडर है, लेकिन पूरा आने के लिए तैयार है। वो सोच दिया ये इस बार चुनाव में भाजपा आने वाला है। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल मेरा कृपा शंकर जी आपसे है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। एक छोटा सा सवाल आपसे है क्योंकि एआईएमआईएम ने भी अब चुनावी ताल ठोक दी है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। सवाल इस बात को लेकर, अगर एआईएम नुकसान पहुंचाएगी तो किसे? इससे निश्चित रूप से ममता को कुछ नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता है, स्वाभाविक संगी रहा है, बल्कि इसके लिए ममता पर आरोप लगता है का भत्ता, अनेक कल्याणकारी योजना उन्होंने उस समुदाय के लिए लागू की थी। इससे तो नुकसान उनको होगा, लेकिन बहुत कम होगा। किसी तरह का संगठन था सिद्दुकुल्ला चौधरी का, बाद में बन गए। अधिकांशतः वह जो समुदाय उसमें वो ममता के साथ रहेगा। कुछ प्रतिशत लोग जाएंगे और जाहिर है कि उनकी संख्या कम प्रतिशत वह नुकसान ममता के लिए, और उससे जो गतिशील राजनीति उसमें ममता के लिए चुनौती। एक और छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि भाजपा हर स्तर पर कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि अपने वोट बैंक बनाया जाए, अपनी जड़ें मजबूत की जाए। मतुआ संप्रदाय की भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र करते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं अपना वोट तलाशने की वो कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में जीत भी वहां पर हासिल होती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कितना अहम आप देखते हैं मतुआ संप्रदाय का वोट? ये प्रश्न मुझसे किया गया। जी जी। देखिए, मतुआ जो समुदाय है वो भारत का सबसे बड़ा दलित आंदोलन है जी, और वहां पर अद्वैत मल बर्मन से लेकर के और उसका एक पूरा इतिहास है। और ये समझ लीजिए कि जो बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी आए वे सभी के सभी दलित हैं, बल्कि भारत में जो सबसे बड़ा दलित आंदोलन है वह शरणार्थियों का आंदोलन है। और इसको लेकर के जिस तरह से वहां मतुआ वहां पूर्वी बंगाल से आया, और वह किसके साथ ये बहुत बड़ी बात होगी जाती अगर मतुआ आंदोलन वह शिफ्ट हो जाता है। एक तरह से सारे दलितों का शिफ्ट होना होगा, तो बंगाल के दलित बिल्कुल ही शिफ्ट होता है या नहीं होता विधानसभा चुनाव में, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वहां पर जरूर फतेह हासिल कर ली। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।